ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक योट के अंदर बेहोश पड़ी है जिसमें बहुत पानी भरा है। कुछ समय बाद इसको होश आता है और ये लड़की जल्दी से योट के ऊपर आती है और यहाँ हम देखते हैं कि योट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। जिसके बाद वो एक रिचर्ड नाम के लड़के को ढूंढने लगती है जो इसके साथ समंदर की सैर पर आया था, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाती और जोर से चिल्लाने लगती है। ये योट इस वक्त समंदर के बीचों बीच फंसी है और अब ये कहानी शिफ्ट होती है वर्तमान से 5 महीने पीछे। यहाँ पर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो योट पर फंसी थी। इसका नाम टैमी है। टैमी इस आइलैंड पर घूमने आई है जिसका नाम ताहिती है और यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। वो बताती है कि मैं वही काम करती हूँ जिससे मुझको पैसे मिले, यानी कि वो कोई भी काम करती है जिससे वो पैसे कमा सके। इसका कोई ठिकाना नहीं है और अब ये ताहिती आइलैंड पर है। वैसे तो ये रहने वाली कैलिफोर्निया की है, परंतु वो अपनी दुनिया देखने की ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है और यहाँ पर इसकी मुलाकात एक रिचर्ड नाम के आदमी से होती है जो एक ब्रिटिश सेलर है। मतलब कि रिचर्ड एक नाविक है। रिचर्ड टैमी को डिनर पर इनवाइट करता है और जाहिर है कि टैमी को डिनर पर जाना था। जिसके बाद वो उसकी नाव में डिनर पर पहुंचती है और वो उसके फोटोज देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि रिचर्ड बहुत सारी जगहों पर घूमा हुआ है। टैमी रिचर्ड से पूछती है कि क्या तुम्हें अकेले इतना लंबा सफर तय करना अच्छा लगता है। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, समंदर में आप काले पड़ जाते हो, आप भूखे रहते हो, आप हमेशा गीले रहते हो और आपकी नींद कभी पूरी नहीं होती, जिसके बाद आप हेलुसिनेशन के शिकार हो जाते हो, मतलब कि आपको भ्रम होने लगता है। टैमी पूछती है कि अगर ये इतना ही मुश्किल है तो तुम करते क्यों हो। वो कहता है कि अनुभव को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जब आप समंदर के बीचों बीच होते हो और वो महक, वो खुशबू, ऐसा लगता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है। और नाव की आवाज जो समंदर को फाड़ कर चलती है। और इस सब के बाद अगली सुबह ये दोनों समंदर की सैर पर निकलते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। और एक दिन जब ये दोनों मार्केट में घूम रहे थे तब इनको एक कपल मिलता है जो रिचर्ड को पहले से जानता है। जिसके बाद ये चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बताते हैं कि हमें एक जरूरी काम से लंदन जाना पड़ रहा है और बताते हैं कि हमारा एक योट है जिसे तुमको यहाँ से कैलिफोर्निया ले जाना होगा। हम तुमको $10,000 देंगे और वापसी की एयरप्लेन टिकट देंगे, जो कि रिचर्ड के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। रिचर्ड उनसे पूछता है कि क्या आप वापसी की 2 प्लेन की टिकट्स करा सकते हैं, क्योंकि रिचर्ड टैमी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है और वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और पूछते हैं कि कब निकलोगे कैलिफोर्निया के लिए। रिचर्ड बोलता है कि जल्द ही, परंतु इस बात से टैमी खुश नहीं होती। बोलती है कि मैं अपने घर की दिशा में नहीं जाना चाहती। रिचर्ड बोलता है आई एम सॉरी, मैं इस डील को कैंसिल कर दूंगा और बोलता है कि आधी दुनिया भटकने के बाद तुम मिली हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। और रिचर्ड की ये बात सुनने के बाद टैमी उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है और जल्द ही ये दोनों उस योट को लेकर कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ते हैं और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। जब ये समंदर के बीचों बीच होते हैं तब रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उसे एक रिंग भी देता है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। टैमी शादी के लिए हाँ कर देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है क्योंकि टैमी भी रिचर्ड से बहुत प्यार करती है। और अगली सुबह जब ये कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी एक पक्षी उड़ता हुआ इनके योट पर आ जाता है और इस पक्षी को देखकर टैमी हैरान हो जाती है क्योंकि ये लोग किनारे से बहुत ज्यादा दूर हैं और एक छोटे पक्षी का इतनी दूर तक उड़कर आना नामुमकिन है। और रिचर्ड से पूछती है कि ये पक्षी यहाँ तक आया कैसे। रिचर्ड कहता है कि शायद हवा के झोंकों से। टैमी कहती है कि क्या हमें चिंता करनी चाहिए। रिचर्ड कहता है कि मैं अभी पता करता हूँ और वो नीचे जाकर रेडियो पर न्यूज़ सुनता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो कि इनसे सिर्फ 1000 मील दूर है। और ये बात सुनकर रिचर्ड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। टैमी उससे बोलती है कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, जिसके बाद ये लोग अपना रास्ता बदल देते हैं और रात होते होते ये लोग तूफान में फंस जाते हैं। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन्हें इतनी ऊंची ऊंची लहरों का सामना करना पड़ेगा। रिचर्ड टैमी से कहता है कि तुम नीचे जाओ, यहाँ पर सेफ नहीं है।
हालांकि टैमी नीचे नहीं जाना चाहती, पर रिचर्ड के जबरदस्ती करने पर वो नीचे चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ी लहर आ रही है जो इनके योट से टकराती है, जिसकी वजह से टैमी योट के अंदर इधर उधर पलटने लगती है और रिचर्ड भी समंदर में गिर जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इनका योट भी समंदर में पलट गया है, परंतु योट का वजन हल्का होने के कारण और इसका डिजाइन अच्छा होने के कारण ये फिर से सीधा हो जाता है। और अगली सुबह जब टैमी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि योट के अंदर पानी भरा है। वो जल्दी से योट के ऊपर आती है और रिचर्ड को आवाज लगाना शुरू करती है, पर रिचर्ड का कुछ नहीं पता चलता। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो रिचर्ड को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, पर कोई भी फायदा नहीं होता। वो दूरबीन से दूर दूर तक देखती है, पर उसे कोई शिप नहीं दिखता जो आकर उसकी मदद कर सके, और न ही उसे कोई किनारा दिखता है। और वो रेडियो की सहायता से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता। इस बात से टैमी बहुत हताश हो जाती है और रोते हुए वहीं योट पर लेट जाती है। और हम देखते हैं कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है और थकी हुई भी है, जिसकी वजह से उसकी आंख लग जाती है। और कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि योट पर जो एक लाइफ बोट थी, जो एक छोटी बोट थी, वो योट पर नहीं है। और जब वो समंदर में देखती है तो उसे बहुत दूर वो लाइफ बोट दिख जाती है और वो समझ जाती है कि रिचर्ड उसी के ऊपर है। और अब वो किसी भी हाल में वहां पहुंचना चाहती है, जिसके बाद वो योट स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन योट स्टार्ट नहीं होती। जिसके बाद वो तैरकर उस तरफ जाने की कोशिश करती है। वो कुछ ही दूर पहुंची होती है कि तभी वो देखती है कि योट उससे दूर जा रहा है और वो किसी भी कीमत पर योट को नहीं खो सकती, इसीलिए उसको योट पर वापस आना पड़ता है। योट का सेल टूट चुका होता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि योट में काफी सारे क्रैक्स हैं, जिसकी वजह से पानी अंदर जमा हो रहा होता है। इसीलिए सबसे पहले वो उन क्रैक्स पर डक्ट टेप लगाती है ताकि पानी अंदर योट में ना भरे। इसके बाद वो योट के अंदर जाती है और जितना भी पानी योट के अंदर भरा है उसे पंप की सहायता से बाहर निकालती है। और अब किसी भी कीमत पर उसे सेल को लगाना होगा, तभी वो रिचर्ड तक पहुंच सकती है। सबसे पहले वो उस पोल को फिक्स करती है जिस पर उसे सेल लगाना है। हालांकि इस पोल को फिक्स करना इतना भी आसान नहीं था और वो उस पर सेल भी लगा देती है, जिसके बाद उसका योट पानी में बहना शुरू हो जाता है और वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर रिचर्ड एक छोटी सी नाव पर है। रिचर्ड की नाव यहाँ पर पलटी हुई थी, इसीलिए वो यहाँ पर फंसा हुआ था और साथ ही साथ वो घायल भी था, जिस वजह से वो तैर नहीं सकता। और टैमी समंदर में उतरकर उसे अपनी योट तक ले आती है। वो योट पर चढ़ नहीं सकता, इसीलिए टैमी उसको एक रस्सी से बांधकर योट के ऊपर बहुत मुश्किल से खींच लेती है और देखती है कि रिचर्ड का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी है। टैमी उसके पैर पर पट्टी बांधती है। रिचर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा। इसके बाद वो उसकी टी शर्ट ऊपर करती है और देखती है कि उसकी पसलियां भी टूटी हुई है, जिस वजह से उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है। और अगले कुछ दिनों तक ये इसी तरह समंदर में फंसे रहते हैं। टैमी जब दिशा का अंदाजा लगाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो उत्तरी दिशा में बहुत दूर है। यहाँ से कोई भी शिपिंग लाइन नहीं गुजरती और ना ही यहाँ पर आसपास कोई किनारा है। और कहती है कि हम बहुत ज्यादा दूर हैं, हमको यहाँ तक कोई भी ढूंढने नहीं आएगा, हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। रिचर्ड उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हिम्मत मत हारना। इसके बाद टैमी अपनी स्पीड का अंदाजा लगाती है और उसे पता चलता है कि जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहे हैं उस स्पीड से उन्हें कैलिफोर्निया पहुंचने में कई महीनों का समय लगेगा, क्योंकि उस तरफ की हवा बहुत धीरे चल रही होती है। टैमी कहती है कि हमें उस तरफ ना जाकर हमें हवाई चलना चाहिए, क्योंकि उस तरफ की हवा काफी तेज चल रही थी, जिस वजह से इनको आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। रिचर्ड कहता है कि ये काफी खतरनाक है, इतनी दूर का निशाना मैं नहीं लगा सकता। कहता है कि उस तरफ जाने से हमारा सफर 500 मील और बढ़ जाएगा, लेकिन टैमी उस तरफ जाना चाहती है क्योंकि उस तरफ की हवा काफी तेज चल रही है और उस हवा की मदद से इनकी बोट काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। और ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग अब हवाई की तरफ जाएंगे और अपनी बोट को उस दिशा में मोड़ लेते हैं और अगले कुछ दिनों तक ये अपने सफर को हवाई की तरफ ही जारी रखते हैं। और अब ये खाने के सामान की कैलकुलेशन करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके पास खाना और पानी बहुत कम बचा है,
जिसकी मदद से ये सिर्फ एक हफ्ता ही सरवाइव कर पाएंगे और इन्हें हवाई पहुंचने में अभी 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगेगा। इसीलिए रिचर्ड बोलता है कि हमें नेचुरल प्रोटीन की सहायता लेनी चाहिए, यानी कि मछलियों को पकड़कर खाना पड़ेगा। लेकिन टैमी साफ साफ मना कर देती है और वो बोलती है कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। बोलती है कि मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगी, और वो साथ ही साथ ये भी जानती है कि अगर वो समंदर के अंदर जाकर मछलियां पकड़कर नहीं लाई तो भूख से उनकी मौत हो जाएगी। रिचर्ड के बहुत समझाने के बाद टैमी समंदर के अंदर जाती है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन वो इस काम में बहुत बुरी तरह से नाकामयाब रहती है और बिना मछली पकड़े ही वापस आ जाती है। और अब साथ ही साथ इनका पानी भी काफी तेजी से खत्म हो रहा है और तकदीर यहाँ पर इनका साथ देती है और एक सुबह यहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसके बाद ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं और जी भरकर 18 दिनों बाद पानी पीते हैं और ये बहुत सारा पानी जमा भी कर लेते हैं। पर चाहे ये कितना भी पानी जमा कर ले, हवाई पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। और इसी तरह समंदर में सफर करते करते आज इनको पूरे 29 दिन हो चुके हैं। और एक रात जब ये लोग आराम कर रहे होते हैं तभी इनको एक उम्मीद दिखती है। इनकी योट के सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप आ जाता है। टैमी को यहाँ पर एक उम्मीद दिखती है और वो फ्लेयर गन चलाने लगती है, पर वो लोग इनको नहीं देख पाते और कुछ ही पलों में वो कार्गो शिप इनकी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है। रिचर्ड उससे बताता है कि ये तुम्हारा हेलुसिनेशन था, यानी कि वहम था, यहाँ पर कोई भी कार्गो शिप नहीं आया। टैमी पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसे अब लगता है कि हम लोग यहीं पर मर जाएंगे, लेकिन इंतजार करने के अलावा ये लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते। और अगली सुबह जब टैमी रिचर्ड के घाव की पट्टी उतारती है तो वो देखती है कि रिचर्ड का घाव पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुका है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार भी है। और इसी तरह अब इन लोगों को यहाँ पर 1-2 दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद इन्हें अंदेशा हो जाता है कि एक बार फिर से तूफान आने वाला है और इस बार ये लोग तूफान का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से तकदीर इनका साथ देती है और तूफान नहीं आता, सिर्फ तेज हवाएं चलती हैं। लेकिन बिना तूफान के भी इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि टैमी वहीं पर रखी एक बेंच पर सो रही है और रिचर्ड उसे उठाने की कोशिश करता है। टैमी उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जा सकते हो। और ये पॉइंट इस मूवी का बहुत ही बड़ा शॉकिंग पॉइंट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड वहाँ नहीं है, यानी कि रिचर्ड उसके साथ कभी था ही नहीं। जब तूफान आया था तो रिचर्ड की उस तूफान में मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद रिचर्ड टैमी से कभी नहीं मिला। ये सिर्फ टैमी की कल्पना थी जो उसके साथ कई दिनों तक थी। उसने अब इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब एक बार फिर से वो समंदर से मछली पकड़ने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब हो जाती है, क्योंकि अगर वो मछली नहीं पकड़ेगी तो वो जीवित नहीं बच पाएगी। वक्त बीतता है और उसे अब यहाँ पर पूरे 41 दिन हो चुके हैं, जिसमें उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और तभी एक सुबह योट पर एक पक्षी आता है। टैमी उस पक्षी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अगर उसकी योट पर कोई पक्षी आया है तो इसका मतलब ये है कि आसपास ही कोई किनारा है, आसपास ही कोई जमीन है। उसे लगता है कि कहीं ये मेरा हेलुसिनेशन तो नहीं है, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। और तभी वो अपने पास रखी हुई दूरबीन से जांचती है तो उसे किनारा दिख जाता है और साथ ही उसको एक बोट भी दिखती है और उस तरफ फ्लेयर जलाकर वो उन्हें इशारा देती है कि उसे मदद की जरूरत है। वो लोग टैमी का सिग्नल देख लेते हैं, जिसके बाद वो जल्द ही उसके पास पहुंच जाते हैं। ये लोग ऊपर से उसके पास खाना और पानी भेजते हैं और उसकी योट को अपने शिप से बांधकर किनारे तक ले जाते हैं। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वो वापस तहीती आती है, जहाँ पर वो रिचर्ड से मिली थी। जिसके बाद वो रिचर्ड की बोट में जाती है, जहाँ पर रिचर्ड की और उसकी बहुत सारी फोटोज होती हैं, जिन्हें देखकर बीते हुए कल की बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। इसके बाद वो समंदर के किनारे जाती है और वो अंगूठी जो रिचर्ड ने उसको पहनाई थी, उसकी याद में वो उस अंगूठी को समंदर में बहा देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।